तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। यानी कि तिरंगा जो शब्द है इसमें हमें समास की पहचान करनी है। जैसे कि सबसे पहला है आपका बहुव्रीहि समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, तीसरा है आपका कर्मधारय और चौथा है आपका तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर द्विगु समास दिया होता तो आप बोलते तिरंगा का अर्थ होता है तीन रंगों का समाहार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता, आपका द्विगु समास हो जाता। बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि द्विगु समास का कोई भी हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर तिरंगा का अर्थ हमें समझना है। तो तिरंगा का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा तिरंगा, तिरंगा, और तिरंगा को हम क्या करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार। ठीक, तीन रंगों का समाहार, या दूसरी चीज हम बोल सकते हैं तीन रंग हों जिसके, तीन रंग हों जिसके उसे हम तिरंगा कहेंगे, या फिर तीन रंगों का समाहार वो क्या होगा, आपका तिरंगा होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये है आपका तिरंगा, और यहाँ पर यदि हम इसे लिखना चाहें तो हम यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं। वो हम क्या लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, हमने क्या लिखा, राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि तिरंगा जो होता है वह हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए एक बात, हमने जब कभी भी आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाया था तो हमने आपको बहुव्रीहि समास में सिर्फ एक ही बात बोली थी, जब कभी भी आपको कोई भी एक ऐसा शब्द दिखेगा जहाँ पर उसके जो प्रधान शब्द हैं वो अगर चेंज हो जाते हैं, विग्रह करने के बाद वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तिरंगा, यहाँ पर जो ये जो आपका शब्द है, इस शब्द में जो शब्द आपके प्रधान थे वो यहाँ पर आकर क्या हो गए, सारे ही कैंसिल हो गए। अब क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पर है तिरंगा और यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो, आपने लिखा यहाँ पर लंबोदर, लंबोदर लिखा, तो यहाँ पर हमने लिखा लंबोदर, लंबोदर। ठीक, हमने लिखा लंबोदर। अब लंबोदर को हम क्या बोलते हैं, लंबा है जिसका उदर। ठीक, लंबा है जिसका उदर उसे हम क्या कहते हैं, गणेश। ठीक, क्या बोलते हैं हम, गणेश। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो शब्द आपका यहाँ पर प्रधान था, अब वो सब यहाँ शब्द यहाँ पर आकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वो यहाँ पर प्रधान था वो प्रधान नहीं रहा, वो यहाँ पर अप्रधान हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तत्पुरुष समास, सॉरी यहाँ पर बहुव्रीहि समास जो कोई भी आपका होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता, कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो आपका तिरंगा शब्द है, इस तिरंगा शब्द में जो आपका प्रधान था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी आपका प्रधान नहीं बचा है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि बहुव्रीहि समास है। ठीक, हमेशा ही एक बात याद रखिए, जब कभी भी आपको बहुव्रीहि की पहचान करनी हो तो यहाँ पर जो आपका शब्द, मेन शब्द जो दिया हुआ है, उस शब्द को जब आप विग्रह करते हो तो विग्रह करने के बाद यदि एक नया शब्द बनकर आ रहा है, यदि एक नया शब्द बनकर आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। यदि वहाँ पर एक नया शब्द बनकर नहीं आ रहा है तो वह आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 71। 71 शब्द में कौन सा समास है। ठीक, तो 71 शब्द जो है इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, दूसरा है आपका द्विगु, तीसरा है आपका तत्पुरुष और चौथा है आपका कर्मधारय। ठीक, अब यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर संख्यावाची देखकर द्विगु समास पुट कर देते हैं, लेकिन द्विगु समास यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा गलत आंसर होता है। गलत आंसर क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा है 71। ठीक, अब द्विगु समास के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो तिरंगा लिखा हुआ है, तो तिरंगा जो है इसे हमने जब विग्रह किया तो क्या निकला, तीन रंगों का समाहार। समाहार जो शब्द है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको एक ग्रुप को दर्शा रहा है। और यहाँ पर ये जो तिरंगा शब्द है इसमें ये जो तीन शब्द है ये क्या है, आपका एक संख्यावाची विशेषण है। अब यहाँ पर ये एक संख्यावाची विशेषण है और ये आपका क्या कर रहा है, समूह को दर्शा रहा है। यानी कि प्रथम पद क्या कर रहा है, संख्यावाची विशेषण है, द्वितीय पद क्या कर रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर 100% आपका द्विगु समास है। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास है,
तो यहाँ पर आप देखोगे 71 जो है यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है। हाँ, संख्यावाची विशेषण हम मान सकते हैं, लेकिन यदि हम 71 का विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है, 71 होता है आपका 1 + 70, ठीक, 1 + 70 ये होता है आपका 71। और ऐसे हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1 और 70, ठीक, 1 और 70। अब यहाँ पे लिखा है 1 + 70 और इसका हम कैसे बोल सकते हैं 1 और 70। जब हमने बोला 1 और 70 तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एक शब्द है ये अपने आप में खुद की प्रधानता रखता है, ठीक, और ये जो आपका 70 शब्द है ये भी अपने आप में खुद की प्रधानता रखता है। जब ये दोनों ही शब्द अपनी अपनी खुद की प्रधानता रखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द प्रधान हुए, ठीक। जब ये दोनों ही शब्द आपके प्रधान हुए तो यहाँ पर द्विगु समास में कभी भी दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं। दोनों शब्द जो प्रधान होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आपके द्वंद्व समास में, ठीक, किस में होते हैं आपके द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा आपका द्वंद्व समास। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो शब्द है ये आपके दोनों ही अलग अलग प्रधानता रखते हैं। लेकिन फिर भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास तो है, लेकिन द्वंद्व समास का भी कौन सा भेद है, यदि आपको इस प्रकार के ऑप्शन ना दिखें, यहाँ पर द्वंद्व समास के ही भेदों के ऑप्शन रख दिए जाएं, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए ये क्या लगा है आपका और। जब कभी भी हम और लगाते हैं, एक जैसे शब्दों को देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं और लगाते हैं। यदि यहाँ पर विपरीत होते, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता आपका भला बुरा, ठीक, भला बुरा, ठीक, यहाँ पर लिखा होता भला बुरा। अब यह भला जो है और ये बुरा जो है ये दोनों ही शब्द क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि यहाँ पर विपरीत देख रहे हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या लगाओगे, क्या लगाओगे, या लगाओगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको इन डिटेल में पहले ही थ्योरी वाली क्लास में करा रखी हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम और लगाएंगे, और लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तरोत्तर द्वंद्व, ठीक। अच्छे से ये सारी चीज़ें सब आपको समझ आ गई होंगी। इसका नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष के हैं, ठीक। जब कभी भी आपको इस प्रकार के कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है जब उसमें काफ़ी सारे शब्द हों और उसमें से हमने पहचान करनी हो किसी की, जैसे कि यहाँ पर बोला है अपादान तत्पुरुष, ठीक, अपादान तत्पुरुष की पहचान करनी है, तो आपको हमेशा ही एक काम करना है। वो काम क्या है कि ये जो आपके जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हों उन ऑप्शंस में से, जैसे कि आपके यहाँ पर ये जो आपका बी ऑप्शन है इसमें आपके 2 शब्द दिए हुए हैं और भी आपके ज़्यादा दिए हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है कि जो शब्द आपके दिए गए हों उनमें से कुछ भी एक एक शब्द ऐसा छांटना है और आपको 100% मिल जाएगा। कोई भी एक एक शब्द ऐसा छांटना है कि जो हमसे पूछा गया है वो वहाँ पर हो ही नहीं, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है अपादान तत्पुरुष, और यदि अपादान तत्पुरुष की बात की जाए तो अपादान तत्पुरुष वहाँ पर होता है जहाँ पर 2 चीज़ों के अलग होने की बात हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर हम जब कारक पढ़ते हैं तो कारक में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि बच्चा छत से गिर पड़ा। जब बच्चा छत से गिर पड़ा तो बच्चा जो है छत से अलग हो गया। जब वो अलग हो गया तो वहाँ पर क्या हो गया आपका अपादान हो गया, यानी कि वह क्या हो गया अलग हो गया। तो अपादान में क्या होता है हमेशा ही अलग करने का भाव होता है, और अलग करने के लिए हम किस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपका पद च्युत और दूसरा है आपका देश निकाला, ठीक। दूसरा है आपका बी ऑप्शन, तीसरा सी ऑप्शन और चौथा डी ऑप्शन। हम डी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डी है आपका यहाँ पर लिखा है वनवास, ठीक। अब वनवास और एक लिखा है आपका दयार्द्र, ठीक, दयार्द्र। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वनवास देख लीजिए। वनवास का मतलब क्या होता है वन में वास। वन में वास क्या है यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया, क्या हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष, और आपके क्या पूछा गया है अपादान तत्पुरुष, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पे आ जाए तो यहाँ पर बोला गया है विवाह हेतर और लिखा है यहाँ पर राजमाता। राजमाता लिखा है, राजमाता यानी कि राजा की माता। राजमाता क्या है राजा की माता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है संबंध तत्पुरुष है, ये भी कैंसिल। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ले लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर विद्यालय। विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, यानी कि विद्या के लिए घर, जो विद्या ग्रहण करने के लिए जो स्थान होता है उसे बोलेंगे विद्या के लिए आलय, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। यहाँ पर अपादान पूछा तो ये ऑप्शन आप कैंसिल हो जाएगा। खटक से आप क्या करोगे कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका
लगा दोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पदच्युत का मतलब होता है कि पद से अलग करना, पद से अलग करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका देश निकाला। जब देश है उसे निकाला मिल गया तो यहाँ से देश से क्या हो गया वो अलग हो गया। जब अलग करने का भाव होता है तो क्या होता है अपादान तत्पुरुष। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पहचान करनी है हमें। ठीक, तत्पुरुष के भेद नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष की पहचान करनी है। सबसे पहला है आपका मुनिवर। ठीक, दूसरा है आपका सुसंग। ठीक, तीसरा है आपका पराधीन और चौथा है आपका दत्त चित्त। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है तत्पुरुष समास की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मुनिवर। मुनिवर का अर्थ क्या होता है कि मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि है, मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि है उसे बोलेंगे हम मुनिवर। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुसंग। सुसंग में आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सु, और जब सु कभी भी आपको उपसर्ग होगा और आपका यहाँ पर अव्यय हुआ और आपका किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, क्या उपसर्ग दिखे या फिर आपको अव्यय दिखे या फिर आपको किसी शब्द की आवृत्ति दिखे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे हमेशा ही अव्ययीभाव समास। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी तत्पुरुष नहीं है। ये क्या है आपका पराधीन। पराधीन का अर्थ होता है दूसरे पर आश्रित। जब कोई व्यक्ति दूसरे पर आश्रित है उसे कहेंगे पराधीन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पराधीन का मतलब क्या हुआ दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। ठीक, दूसरे पर आश्रित, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक कारक चिन्ह दिख रहा है। जब कभी भी कारक चिन्ह दिखता है तो वो क्या होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा, तो इन, एट, ऑन, अंग्रेजी की ये प्रपोजिशन जहाँ कहीं भी फिट हो जाएं, या फिर मैं, पर, ऊपर, ये ऐसे शब्द जहाँ पर कहीं भी आपको दिखते हैं तो आप क्या बोल देते हो अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये आपका लास्ट दिख रहा है दत्त चित्त। यदि दत्त चित्त की बात की जाए तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो बहुब्रीहि समास कैसे होगा, तो ध्यान से समझिए। ये जो दत्त चित्त होता है इसका अर्थ होता है आपका तल्लीन। ठीक, क्या होता है तल्लीन। ठीक, दत्त चित्त का हम यदि यहाँ पर विग्रह करते हैं तो यहाँ पर निकलता है हमारा जो हमारी चिंता होती है। चित्त का अर्थ होता है चिंता, हमारी चिंता को किसी काम में लगाए रखना। अपनी चिंता को आप किसी काम में लगाए रख रहे हो तो वही होता है आपका दत्त चित्त। ठीक, तो दत्त चित्त का अर्थ होता है तिल्लीन। तिल्लीन यानी कि अपनी चिंता को किसी काम में लगाए रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है कनक लता। ठीक, कनक लता में कौन सा समास है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है आपका बहुब्रीहि, चौथा है आपका अव्ययीभाव। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक शब्द है यहाँ पर आपका कनक और दूसरा है आपका लता। ठीक, तो यहाँ पर इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है कनक के समान लता। ठीक, क्या बनेगा आपका कनक के समान लता। जब कनक के समान लता है तो यहाँ कहीं भी आपका उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य इस प्रकार की बातें आ जाती हैं तो वो आपका क्या हो जाता है आपका कर्मधारय समास। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। इसका नेक्स्ट है जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान अभी हमने आपको बताया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। यहाँ पर तत्पुरुष की पहचान करनी है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास की पहचान करनी है। तत्पुरुष समास का कोई भेद हमें नहीं बताना है। जैसे सबसे पहला है आपका नवरात्र, दूसरा है आपका अनुदिन, तीसरा है आपका पदगत और चौथा है आपका धर्माधर्म। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नवरात्र, नवरात्र यानी 9 रात्रों के समूह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा, इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है आपका अनुदिनम। अनुदिनम में आपको यहाँ पर उपसर्ग दिख रहा है। जब कभी भी आपको उपसर्ग दिख जाएगा तो आप क्या बोल दोगे आपका यह है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सी पदगत यानी पद को गत यानी पद को जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के कारक, देखिए को कारक चिन्ह जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। जब कभी को कारक चिन्ह आपको दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर क्या है आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद है, तो यहाँ पर देखिए पद
को गत, यानी पद यहाँ पर क्या है, पद यहाँ पर एक कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, ये चीज भी आप याद रखिए और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर धर्म की बात की जाए तो ये आपका कैसे बनता है, तो देखिए ये बनता है आपका धर्म और अधर्म है। ठीक, एक है आपका धर्म और एक है आपका अधर्म। अब यदि धर्म और अधर्म इन दोनों शब्दों की बात की जाए तो ये शब्द दोनों ही क्या हैं आपके, एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, या लगा देंगे, धर्म या अधर्म, इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों की प्रधानता है, धर्म की अलग प्रधानता है, अधर्म की अलग प्रधानता है, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास का भी कौन सा भेद हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि हमने या लगाया है तो ये क्या हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, याद रखिए, यदि हम और लगाते तो वो क्या हो जाता आपका इतरोत्तर द्वंद्व। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका योगदान। योगदान में कौन सा समास है, ये जो आपका योगदान शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुब्रीहि। योगदान का मतलब होता है योग का दान, क्या हो जाता है योग का दान। अब यहाँ पर जब हमें योग का दान, यहाँ पर का दिख रहा है तो का क्या है, एक कारक चिन्ह है, जब कारक चिन्ह दिखेगा तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो यहाँ पर बोला गया देखिए योग का दान, दान किसका है, योग का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक, अच्छे से सारी चीजें समझते चलिए। इसके बाद है आपका मृग छोना। मृग छोना शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका, सारे ही तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो यहाँ पर है आपका करण तत्पुरुष, दूसरा है आपका कर्म तत्पुरुष, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष और चौथा है आपका संबंध तत्पुरुष। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मृग छोना, मृग जो शब्द है मृग का अर्थ होता है मृग और छोना का अर्थ होता है बच्चा। क्या होता है आपका बच्चा, छोना का अर्थ क्या होता है बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मृग का बच्चा, मृग का बच्चा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पर बोला जा रहा है मृग का बच्चा तो मृग और बच्चा, मृग और बच्चा इन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। संबंध कारक के द्वारा, संबंध कारक चिन्ह जो का है इसके द्वारा संबंध बताया जा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द है जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो सबसे पहला है आपका कपड़ा लत्ता, दूसरा है आपका पान तंबाकू, तीसरा है आपका राग विराग और चौथा है आपका घर घर। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द आपस में प्रधान है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये पान तंबाकू ये दोनों भी प्रधान है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद राग विराग ये भी आपके प्रधान है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है आपका घर घर। ठीक, तो घर घर में आप देखोगे तो घर घर में क्या हो रहा है कि दोनों प्रधान तो हैं लेकिन प्रधानता इस प्रकार से नहीं मानी जाएगी। प्रधानता यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अव्ययी भाव समास में या तो आपको अव्यय दिखना चाहिए या फिर आपको उपसर्ग दिखना चाहिए या किसी शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। जब किसी शब्द की आवृत्ति होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका भुजदंड, ठीक, और दूसरा है आपका माखन चोर, तीसरा है आपका भला बुरा और चौथा है आपका चतुर्भुज। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला देखें आपका यहाँ पर दिया हुआ है भुजदंड। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका जब हम विग्रह करते हैं तो वो निकलता है आपका दंड के समान भुज। क्या निकलता है, दंड के समान भुज। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा दंड के समान भुज, तो ये आपका हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमें द्विगु की पहचान करनी है। ठीक, यहाँ पर लिखा है माखन चोर, माखन चोर को देखते ही आप क्या बोल दोगे कि यहाँ पर क्या है आपका बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि माखन चोर किसे कहते हैं कृष्ण भगवान को। ठीक, इसके बाद है आपका भला बुरा, भला और बुरा ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के क्या हैं विपरीत हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भला या बुरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, तो इस ऑप्शन को भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, बचता हमारा क्या है चतुर्भुज, और चतुर्भुज ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर
कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है। देखिए समास नहीं होना चाहिए उसमें, तो ऐसा पद कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका तिरंगा, दूसरा है आपका रंगमंच, तीसरा है आपका यथाशक्ति और चौथा है आपका शारीरिक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समाहार, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था बहुब्रीहि में आता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हो आप रंगमंच यानी कि नाटक करने का जो मंच होता है उसे हम बोलते हैं रंगमंच, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये किस में चला जाएगा आपका तत्पुरुष में चला जाएगा। इसके बाद है आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति में आप देख रहे हो यथा जो है ये क्या है, एक अव्यय है, और जहाँ कहीं भी आपको अव्यय दिखता है तो वो क्या हो जाता है आपका अव्ययीभाव समास, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बचता है आपका शारीरिक। शारीरिक जो होता है इसमें कभी भी आपका समास नहीं होता है, इसमें क्या होता है संधि होती है, और संधि क्या होती है यहाँ पर होती है शरीर प्लस एक। ठीक, शरीर प्लस एक से बनता है आपका शारीरिक, ये आपका क्या होता है संधि होती है, तो यहाँ पर क्या है संधि है, समास नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका यथाक्रम, और यहाँ पर आप देख रहे हो यथा, तो यथा क्या होता है आपका अव्यय होता है, तो क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका हंसमुख यानी कि हंस के समान मुख, क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, हमें तो बहुब्रीहि की पहचान करनी है। इसके बाद है आपका शूलपाणी। शूलपाणी का मतलब होता है, शूल का मतलब होता है आपका त्रिशूल, और पाणी का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो त्रिशूल को धारण करने वाला कौन है, त्रिशूल को धारण करने वाला कौन है, शिव जी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हथकड़ी की बात की जाए तो हथकड़ी आपको अच्छे से पता ही होगा, हथकड़ी यानी हाथ की कड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका घास फूस। अब यहाँ पर देख रहे हो घास फूस, और घास और फूस ये दोनों ही शब्द अपने आप में क्या है, प्रधान है, तो यहाँ पर ये अपने आप में प्रधानता रखता है, ये अपने आप में प्रधानता रखता है, तो क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यदि कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा, तो घास फूस, तो क्या बोल देंगे हम घास और फूस, इतरोत्तर द्वंद्व हो जाएगा।